आप मीडिया के बंधु बिहार बदलाव यात्रा ही नहीं बल्कि जन स्वराज के एक मजबूत स्तंभ, जो कि आप लोकतंत्र के एक चौथे स्तंभ के रूप में हमारा साथ दे रहे हैं। प्रशांत जी की बातों को जन जन तक पहुंचाने में जो हमारा सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। प्रशांत जी आप सबके बीच मौजूद हैं और आपके सवालों का जवाब देने के लिए, आपकी बातों को आपको समझाने के लिए और आपके थ्रू जन स्वराज की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपके बीच प्रशांत किशोर जी मौजूद हैं। आप एक एक करके सवाल पूछेंगे और कोशिश करेंगे कि रिपीटेड सवाल ना पूछें और कुछ नए सवालों को पूछें। एक बार परिचय खाली करा दीजिए। हमारे सबसे दाहिने तरफ श्रीमती माधुरी कुशवाहा जी बैठी हैं, जो पूर्व महिला अध्यक्ष हैं और बिहार राज्य कोर समिति की सदस्य हैं और एक एक्टिव मेंबर हैं। राहुल जी। हमारे दाहिनी तरफ जीरादेई की धरती से, राजेंद्र प्रसाद साहब की धरती से राहुल कीर्ति सिंह जी मौजूद हैं, जो जन स्वराज के फाउंडर मेंबर हैं और हमेशा प्रशांत जी के सहयोगी रहे हैं। प्रशांत जी के बाएं तरफ जन स्वराज के सबसे बड़े सूरमा, जिन्होंने लोगों को धूल चटाई है और ये जन स्वराज के साथियों का हौसला अफजाई की एक नज़ीर है, श्री आफाक साहब MLC सारण प्रमंडल शिक्षा से हैं। उनके बाईं तरफ हमारे जिला अध्यक्ष युवा ऊर्जा से ओतप्रोत श्री योगेंद्र सिंह जी मौजूद हैं, जो सारे युवाओं के लिए और पूरे सिवान के जन स्वराजी साथियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उनके बाएं तरफ श्री मुन्ना पांडे जी हैं, जो मैरवा की धरती से आते हैं, जन स्वराज के फाउंडिंग मेंबर्स में रहे हैं और राज्य स्तरीय समिति के मेंबर हैं। श्री मुन्ना पांडे जी प्रशांत किशोर जी के साथ पदयात्रा के समय से जुड़े हुए हैं और इनका सहयोग हमेशा प्राप्त होता रहा है। और भी कई साथी हैं जिनका अगर मैं नाम ना ले पाऊँ तो मैं क्षमा चाहूँगा। महामंत्री जी नूर आलम साहब, हमारे मुख्य वक्ता बड़े भाई श्री के सिंह जी यहाँ मौजूद हैं, सबसे माधुरी जी के बीच दाहिनी तरफ। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। अब प्रशांत किशोर जी आपकी बातों का जवाब देंगे, आपके सवालों का। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। दो बातें जो अभी जन स्वराज में हम लोग कर रहे हैं, दो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एक जो बिहार बदलाव यात्रा है, जिसके तहत कि मैं अभी छपरा से मांझी एकमा से चल के सिवान आया हूं और यहाँ पर कुछ दिन अभी ये कार्यक्रम आज और कल अभी और चलेगा। इस कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य ये है कि जेपी के धरती से सीताब दियारा से जब इस चीज़ को हम लोगों ने शुरू करने के पीछे सोच ये है कि पिछले 2-2.5 बरस से करीब करीब 5000 गाँवों में जाकर हम लोगों ने जन स्वराज के विचार, इस प्रयास, इस परिकल्पना के बारे में लोगों को बताया। लेकिन अब जब ये दल बन गया है तो अभी कोशिश ये है कि बिहार की जनता को ये बताया जाए, समझाया जाए कि उनके जीवन का ये निर्णायक क्षण है। आज से करीब 50 साल पहले जिस जेपी ने संपूर्ण क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन की बात कही थी, इसी बिहार की धरती से कही थी। उस नारे के बाद, उस आंदोलन के बाद देश के कई हिस्से में सत्ता का परिवर्तन हुआ, कई जगह पर व्यवस्था भी बदली, लेकिन बिहार जहां था वहीं रह गया। तो उस बात को फिर से जनमानस के बीच में ले जाने के लिए, ये बताने के लिए कि अगर वो अपने बच्चों की शिक्षा, रोजगार की बात करते हैं, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए तैयार हैं, तो उनके सामने एक नया, ईमानदार और सशक्त विकल्प के तौर पर जन स्वराज है। अगर वो इस बार जगे, जाति पाति से ऊपर उठकर, हिंदू मुसलमान से आगे बढ़कर अपने बच्चों की चिंता करें, बिहार के विकास के लिए, अपने बच्चों के शिक्षा, रोजगार के लिए अगर वोट करते हैं तो नवंबर में बिहार में एक नई व्यवस्था बन सकती है और जेपी के 50 साल पुराने सपने को पूरा किया जा सकता है। इसी के तहत मैं बिहार बदलाव यात्रा कर रहा हूं। बदलाव इसलिए भी क्योंकि पदयात्रा के दौरान
सबसे ज्यादा जो शब्द लोगों से मैंने सुना वो यही शब्द था, बदलाव। बिहार में हर व्यक्ति बदलाव चाहता है, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी जाति का हो, किसी पृष्ठभूमि का हो, बदलाव हर व्यक्ति चाहता है। लोग यहाँ के भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं, लोग यहाँ के जाति की व्यवस्था से मुक्ति चाहते हैं, लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार चाहते हैं। ये संभव है कि जितने लोग बदलाव चाहते हैं वो सब जनसुराज के समर्थक न हो, लेकिन बदलाव तो हर व्यक्ति चाहता है। ये बात मैंने पदयात्रा में सुनी, देखी, इसीलिए इस पूरी यात्रा, इस पूरे प्रयास का नाम बिहार बदलाव यात्रा है। ये काम मैं अपने साथियों के साथ यहाँ कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ जनसुराज का परिवार बहुत बड़ा है। मैं सिवान में हूँ, लेकिन पूरे राज्य में जनसुराज के साथी हैं। वो अभी एक अभियान चला रहे हैं जिसका नाम है बदलाव का हस्ताक्षर। ये जो हस्ताक्षर अभियान है, जिसमें जनसुराज के साथियों ने, हम लोगों ने संकल्प लिया है कि अगले 2 महीने में 1 करोड़ परिवार से जाकर 3 विषयों पर उनका हस्ताक्षर, उनकी सहमति ली जाएगी और फिर उस हस्ताक्षर पत्र के साथ हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे। अगर मुख्यमंत्री और महामहिम से मिलेंगे, वहां से भी बात नहीं बनी तो मानसून सत्र में, आने वाले मानसून सत्र में विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। ये हस्ताक्षर 3 बातों पर लिया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, जातीय जनगणना जब हुई उसके बाद नवंबर 2023 में नीतीश कुमार ने विधानसभा में और अपने ट्वीट के जरिए ये घोषणा की थी कि जातीय जनगणना में चिन्हित किए गए 94 लाख बिहार के परिवार को 2 लाख रुपया प्रति परिवार सहायता राशि दी जाएगी। जहां तक हम लोग की समझ है, अभी तक किसी भी एक भी परिवार को 1 रुपया भी नहीं दिया गया है। तो बदलाव के हस्ताक्षर का पहला मुख्य बिंदु ये है कि जातीय जनगणना के बाद किए गए 2 लाख रुपए प्रति परिवार देने की, सहायता राशि देने के वादे को कब पूरा कीजिएगा। दूसरा जो पॉइंट है, 2008 से नीतीश कुमार जी की सरकार ने दलित, महादलित और अति पिछड़ा समाज के भूमिहीन लोगों को 3 डिसमिल जमीन घर बनाने के लिए देने का वादा किया है। ये योजना चल रही है 2008 से और कुल 50 लाख परिवारों को 3 डिसमिल जमीन मिलना चाहिए था घर बनाने के लिए। सरकारी आंकड़े के हिसाब से अभी तक सिर्फ 2,34,000 परिवारों को ही ये 3 डिसमिल जमीन मिली है। सिवान भी उससे अछूता नहीं है। और इसमें भी 2,34,000 जिन लोगों को पिछले 15 साल में जमीन मिली, इसमें भी प्लानिंग कमीशन का, नीति आयोग का जो रिपोर्ट बता रहा है, 1,20,000 परिवार ऐसे हैं जिनको सिर्फ जमीन कागज पर ही मिली, अभी तक उनको पोजेशन उसका नहीं मिला। तीसरी बात, जो भूमि सर्वे हो रहा है पिछले 4-5 वर्षों से, आप देख रहे हैं कि लैंड डिजिटाइजेशन और भूमि सर्वे के नाम पर बड़े पैमाने पर समाज में लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनसे धन की उगाही की जा रही है। हजारों करोड़ रुपए लोग दाखिल खारिज के नाम पर, वंशावली बनाने के नाम पर, जमाबंदी के नाम पर लोग मजबूर हैं अधिकारियों को देने के लिए। ये सब किया क्यों जा रहा है कि लैंड का डिजिटाइजेशन होगा। सरकार का भी रिपोर्ट आया है, फरवरी महीने तक 4 वर्षों तक इस लूट के बाद सिर्फ 20% जमीन का ही सर्वे और लैंड डिजिटाइजेशन का काम पूरा किया गया है। तो इन तीनों विषयों को लेकर जनसुराज के साथी पूरे बिहार में जाकर लोगों से मिल रहे हैं और उनका हस्ताक्षर ले रहे हैं। इसकी शुरुआत मैंने खुद से नीतीश जी के गांव कल्याण बिघा से की। उस पंचायत में हम लोग गए, वहां पर लोगों से सिग्नेचर लिया। नीतीश जी के अपने पंचायत में, नालंदा में, लोगों ने इस तीनों बात की ताकीद की कि उनको अभी तक 2 लाख रुपए नहीं मिले हैं। ज़्यादातर भूमिहीनों को 3 डिसमिल घर बनाने के लिए जगह नहीं मिली है। और कोई भी व्यक्ति हो बिहार में, अगर उसके पास जमीन है तो जमीन संबंधित मामलों में उसको घूस देना पड़ रहा है। आपने मीडिया के जरिए ये भी देखा होगा कि नीतीश जी के अपने पंचायत में कल्याण बिघा में जब हम लोगों ने जाने की कोशिश की तो पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। ये दिखाता है कि बाकी बिहार की बात छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार के अपने गांव में भी इन 3 विषयों को लेकर ये स्पष्ट है कि लोगों को ये लाभ नहीं मिला है, या भ्रष्टाचार से जिस तरह पूरे बिहार में लोग परेशान हैं, वैसे कल्याण बिघा में नीतीश कुमार के अपने गोतिया भाई जातीय लोग भी उतने ही त्रस्त हैं।
तो ये दो बिंदु है जिसकी मैं जानकारी देना चाहता था। बाकी अब आपके जो सवाल हैं वो आप सवाल कर सकते हैं। सवाल आप मुझसे भी कर सकते हैं और जो हमारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं जो सिवान और सिवान की स्थिति के बारे में, जन सुराज के बारे में मेरे से बेहतर समझ रखते हैं, आप इनसे भी सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सिवान में मुख्य समस्या क्या देखने को मिली है? लगातार आप सिवान में क्या समस्या देखने को मिली? जब पदयात्रा यहाँ पर किए 50 दिन, तब यहाँ प्रखंड प्रखंड पंचायत बार आपको बताया है। तब आप पत्रकारिता शायद कर नहीं रहे थे, या कर रहे थे तो कहीं सो रहे होंगे। भैया, सिवान में भी वही समस्या है जो पूरे बिहार में समस्या है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की है, दूसरी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, तीसरी सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार की है, और बाकी अगर पंचायत और प्रखंड वाइज क्या समस्या है, कहाँ जल जमाव है, कहाँ नहरों में पानी नहीं आ रहा है, ये जानना है तो उसके लिए आप हमारे साथ चलिए, या हम लोगों ने जो पंचायत प्रखंड वाइज रिपोर्ट जारी किया उसको पढ़िए, पढ़ कर आइए और बताइए कि सर आपने यहाँ बताया है कि नहर से पानी नहीं आ रहा है, लेकिन नहर में पानी आ रहा है। खाली पहले से आकर झूठ मूठ का ये सवाल करना, सिवान में क्या समस्या है, क्या समस्या है, ये आपको नहीं पता है। आप पत्रकार वार्ता, आप प्रेस वार्ता में आए हैं तो कुछ तैयारी करके आइए। सिर्फ वो सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है जिसका जवाब सैकड़ों बार दिया जा चुका है। सर, आप समस्या की बात कर रहे हैं, पूरे बिहार में समस्या है और एनडीए के लोग तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार और देश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी का दौरा है, कल परसों वो बिहार में ही रहेंगे और 20 जून को भी आएंगे, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के तो स्वतंत्र हैं, कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता या देश की जनता ये समझती है कि मोदी जी ज्यादा वहीं जाते हैं जहां चुनाव रहता है। अभी इससे पहले महाराष्ट्र में चुनाव था तो मोदी जी महाराष्ट्र में दिख रहे थे, अभी बिहार में चुनाव है, बिहार में दिखेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र है, सबको प्रचार करने का अधिकार है। दिक्कत दो बातों से है। पहली बात कि जब आप बिहार में आ रहे हैं, अपने दल का प्रचार करने आ रहे हैं, तो कृपा करके बिहार की गरीब जनता के पैसे से आकर प्रचार मत कीजिए। हम लोग को आप कुछ दे नहीं रहे हैं तो बिहार की जनता का पैसा लेकर यहाँ पब्लिक मीटिंग क्यों कर रहे हैं? अभी मधुबनी में मोदी जी आए थे, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके पंचायत के जितने चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको बस से, गाड़ी से सुविधा देकर सरकार ने एक जगह इकट्ठा किया ताकि मोदी जी उनसे संवाद कर सके। अब संवाद में मोदी जी ने क्या कहा? क्या उन्होंने बिहार की पंचायती राज की व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात कही? क्या उन्होंने ये कहा कि पंचायती राज की संस्थाओं को यहाँ ज्यादा पैसा संसाधन दिया जाएगा? उन्होंने ये कहा कि सहरसा से एक नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी जिससे श्रमिक परिवार के बच्चे गुजरात और मुंबई में आसानी से जा सकेंगे। आप जरा देखिए क्या दुर्दशा है बिहार की। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तो गुजरात के भी प्रधानमंत्री हुए, महाराष्ट्र के भी प्रधानमंत्री और बिहार के भी प्रधानमंत्री। अभी मोदी जी गए थे कच्छ में उनका भाषण सुनिए। उन्होंने कहा दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क में एक सोलर पार्क हमारे कच्छ में बन रहा है। जब वो जाते हैं गुजरात तो बात करते हैं सोलर पार्क की, गिफ्ट सिटी की, इन्वेस्टमेंट समिट की, बुलेट ट्रेन की। वही मोदी जी जब बिहार आते हैं तो हम लोग को कह रहे हैं कि हम लोग आपको ट्रेन देंगे ताकि आपके बच्चे यहाँ से बैठकर, श्रमिक परिवार के बच्चे यहाँ से बैठकर महाराष्ट्र और गुजरात जाएंगे फैक्ट्रियों में काम करने के लिए। मैं इस बात का सीधे तौर पर विरोध कर रहा हूँ। हम लोग को ऐसा ट्रेन नहीं चाहिए जिसमें बिहार के बच्चे जानवर की तरह बैठकर मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जाए। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ट्रेन की घोषणा पर ताली बजाता है। ट्रेन चलनी चाहिए, लेकिन ट्रेन इसलिए नहीं चलनी चाहिए कि बिहार के बच्चे उसमें मजदूर बनकर दूसरे राज्यों में जाएं। मोदी जी बिहार में आ रहे हैं तो उनको ये बताना चाहिए कि 1,25,000 करोड़ का जो पैकेज उन्होंने घोषित किया था 2015 में, वो पैसा उन्होंने बिहार को भेजा कि नहीं भेजा। क्योंकि 2015 के बाद बिहार में और देश में दोनों जगह मोदी जी की एनडीए की सरकार है। तो दो ही बात हो सकती है, या तो मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ पैसा भेजा नहीं, या अगर भेजा तो उन्हीं की राज्य की सरकार ने, एनडीए के लोगों ने उसको लूट लिया। तो मोदी जी को पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि 1,25,000 करोड़ का हमने पूरे बिहार में देखा था। आरा में खड़े होकर मोदी जी ने कहा 50,000 करोड़ दूं कि 60,000 करोड़ दूं, 60,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़ दूं, 1,25,000 करोड़ रुपया दूंगा। तो पैसा कहाँ है?
कहाँ आया वो पैसा, सिवान के लोगों को कब मिला, छपरा के लोगों को कब मिला, और अगर नहीं मिला तो मोदी जी ने एनडीए के जो उनके साथी मंत्री हैं जो यहाँ मंगल काल की बात कर रहे हैं, उन लोगों ने अगर इसको लूटा है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि यही लोग तो मंत्री है 2015 से, इन्हीं की सरकार है। तो मोदी जी आए, नई बात कहें, इससे अच्छी बात यह है कि हम लोग के पैसे पर प्रचार न करें। दूसरी बात, जो पहले कहा था उसका जवाब दे दे। और तीसरी बात, बिहार के लोगों को जीवन भर मजदूरी करने का साधन न दे, बिहार के बच्चों के पढ़ाई रोजगार की बात करे, यहाँ पर फैक्ट्री कैसे लगेगी ये बात करे। सिर्फ सड़क और ट्रेन से हम लोग का भला होने वाला नहीं है। सड़क बन जाएगा, उस पर बस में बच्चे जा रहे हैं बोरा की तरह लदा के दूसरे जगह पर मजदूरी करने। आप ट्रेन यहाँ से खोलते हैं, उस ट्रेन से बच्चे जा रहे हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में मजदूरी करने के लिए। आप हमको, जितने आप पत्रकार हैं, आपको खुली चुनौती दे रहे हैं। आप मोदी जी का एक भाषण हमको गुजरात में सुनाइए जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि गुजरात से एक ट्रेन चलेगी जिसमें श्रमिक, गुजरात के जो श्रमिक परिवार के लोग हैं वो बैठकर महाराष्ट्र और तमिलनाडु जाएंगे फैक्ट्रियों में काम करने। ये क्यों नहीं कहा? क्या गुजरात में श्रमिक नहीं है? गुजरात में गरीब लोग नहीं है? भाई, पूरे बिहार को लेबर का, मजदूर का फैक्ट्री भी बना लिया है। ट्रेन भेजो, बस भेजो, और यहाँ से बच्चों को लाद कर 10,000 12,000 रुपया में मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य में ले जाएं। इसलिए इस बात का जनसुराज, प्रशांत किशोर, हम लोग पूरे तरीके से विरोध करते हैं। सर, पलायन रोकने के लिए आपके पास क्या कुछ एक एक करके जब वरिष्ठ आदमी उनका ले लेते हैं उसके बाद आपका ले लेते हैं। बदलाव यात्रा के मुद्दे बिहार की हालत यह है कि पटना का आपने देखा होगा कि सरेआम गोलियां चल रही हैं, लोगों की हत्याएं हो रही हैं। बक्सर में कई लोगों की, उसे जनसंहार कहा जाएगा, कई लोगों की हत्या हुई, और लगातार पूरे बिहार का यही हाल है। लेकिन नीतीश कुमार उसके बाद भी कह रहे हैं कि कहीं क्या है, कहीं कुछ दिखाई, उनको आखिर कौन दिखाए? नहीं, अभी कल भी गोली चली है छपरा में। एक वहाँ के पूर्व मेयर के प्रत्याशी को गोली मार दी गई, दो लोगों। वो साथी हम लोग के साथ कुछ जुड़े हुए भी थे। मुझे याद है, मैं जब छपरा में पदयात्रा कर रहा था तो उन्होंने रोटरी क्लब की एक बैठक भी, रोटरी क्लब के सदस्यों की एक बैठक भी हमारे साथ कराई थी। कल रात में भी मेरी बात हुई, पता चला गोली मार दिया गया 2 लोगों को। अभी पोस्टमार्टम हो रहा है, अभी डेड बॉडी आई नहीं है। आपने कहा नीतीश कुमार कह रहे हैं, मुझे तो नहीं पता है नीतीश कुमार कुछ कह भी रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने कुछ कहना और सुनना कई महीनों से छोड़ दिया है। कोई प्रेस वार्ता नहीं की है, कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पर अब इस स्थिति में नहीं है कि वो कुछ भी कहे या करे। नीतीश कुमार सिर्फ कुर्सी पर, बिहार को चला कौन रहा है? हाँ मैं बता रहा हूँ, नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हुए हैं और 4-5 उनके मंत्री, जिसका नाम मैंने रखा है उगाही मंत्री, 4-5 मंत्री और 4-5 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, यही लोग मिलकर पूरी बिहार के सरकार को चला रहे हैं। 13 करोड़ लोगों का भविष्य इन 4-5-7 लोगों के हाथ में है, जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई नहीं जानता है कि चला कौन रहा है। आपने ठीक सवाल पूछा, कोई नहीं जान रहा है कि भाई निर्णय कौन ले रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार तो निर्णय नहीं ले रहे हैं। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ये नहीं है कि वो निर्णय ले सके। मैं रोज कैमरे पर कह रहा हूँ, निर्णय लेने की बात छोड़िए, नीतीश कुमार कैमरे पर आकर अपने साथी मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम तक नहीं बता सकते हैं। आप लोग जरा समझिए, ये कितनी त्रासद बात है। बिहार के किसी सामान्य परिवार का बच्चा, अगर आपको शिक्षक बनना है, अगर आपको सिपाही बनना है, आपको मेडिकल टेस्ट देना पड़ता है, आपका फिजिकल फिटनेस होता है, और 13 करोड़ लोगों का मुखिया शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है नीतीश कुमार। और ये पिछले कई महीनों से चल रहा है। उड़ीसा में आप लोगों ने देखा होगा, पटनायक साहब थे, एक सभा में उनका कांपता हुआ हाथ का वीडियो आया। 30 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री रहे पटनायक साहब को उड़ीसा की जनता ने हटा दिया। इसलिए नहीं कि उनको वो प्यार नहीं करती है, इसलिए कि जब आप शारीरिक मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं हैं और तो आपको खुद ही पद छोड़ना चाहिए। अगर नहीं छोड़ रहे हैं तो भैया जनता हटाएगी, क्योंकि मानसिक तौर पर जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, शारीरिक तौर पर काम करने के लिए फिट नहीं है, वो 13 करोड़ लोगों का मुखिया कैसे हो सकता है। और अगर रहेगा तो जो बात आप बता रहे हैं, जो गांव-गांव में लोग कह रहे हैं कि बिहार में अधिकारियों का जंगल राज है, अधिकारी जो चाहते हैं वही कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर देखने वाला, ऊपर इसका मालिक मुखिया कोई नहीं है, जिसको जनता ने चुनकर बैठाया है
उसकी शारीरिक मानसिक स्थिति वो है नहीं, तो जिसकी मर्जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो इसका जो मन आ रहा है वो कर रहा है। ये कौशल भाई का सवाल है। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया हो सकती है? क्योंकि पलायन एक बहुत बड़ा समस्या है बिहार के लिए। चलिए, आप लोग मान तो रहे हैं कि पलायन समस्या है, क्योंकि जनसुराज से पहले, प्रशांत किशोर के आने से पहले तो पलायन पर बिहार के नेताओं का बयान आप देख लीजिए, यही रहा है कि बिहार के बच्चे अगर दिल्ली में न रहें, बॉम्बे न रहें, पंजाब न जाएं तो वहाँ की व्यवस्था ठप पड़ जाएगी। ये पहली बार है, जबकि 3 साल पहले मैंने, जनसुराज ने ये बात उठाई कि आपके हमारे बच्चे दिल्ली बॉम्बे में जाकर सब्जी का ठेला लगाते हैं या साफ सफाई का काम करते हैं, टेम्पो ऑटो चलाते हैं, ये कोई शान की बात नहीं है। देखिए, कोई भी काम करने में कोई शिकायत नहीं है, काम सब अच्छा है, लेकिन जो लोग मजबूरी में, बिहार के बच्चे जाकर अगर बॉम्बे में सब्जी बेच रहे हैं या वहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं या वहाँ पर ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, पंजाब के खेतों में जाकर मजदूर का काम कर रहे हैं, ये शान और गौरव की बात नहीं है। आप नीतीश कुमार का बयान देखिए, लालू जी का, तेजस्वी का बयान देखिए, ये लोग हमेशा यही कहते हैं कि बिहारियों की हर जगह डिमांड है। मेरे भाई, बिहारियों की हर जगह डिमांड नहीं है, हम लोग के बच्चे मजबूरी में जाते रहे हैं और पलायन बिहार का सबसे बड़ा अभिशाप है। ये शान की बात नहीं है। शान की बात तब होती जब हम लोग यहाँ पर सब्जी उगाते और रेफ्रिजरेटेड ट्रेन से वो सब्जी दिल्ली जाती, और तब हम लोग कहते कि अगर हम लोग से उलझोगे तो तुम्हारा खाना पीना दाना बंद कर देंगे। तो पलायन की बात उठाई है हम लोगों ने, क्योंकि गांव-गांव में जाकर देखा कि इसका आर्थिक, सामाजिक कितना बड़ा इसका नुकसान है। आप जरा इसको दूसरे तरह से समझिए। मध्यम वर्गीय परिवारों में किसी का पति 10-15 दिन बाहर चला जाता है तो लोग कहते हैं भैया 10 दिन से इनका पति बाहर है। बिहार के ज्यादातर परिवार में महिलाओं की ये नियति बन गई है कि उनके जो पति हैं वो कमाने के लिए जीवन भर बाहर ही रहेंगे। घर में जो भी युवा है वो जीवन भर बाहर ही रहेगा। कोई छठ में, ईद में, शादी ब्याह में घर आता है, बाकी 12 में 10 महीने वो बाहर रहता है। जब तक शरीर में लोगों के यहाँ दम है तब तक वो मजदूरी करता है। 60-65 वर्ष का हो जाएगा तो बूढ़ा जब हो जाएगा, मजदूरी नहीं कर सकता है तो गांव आता है। और फिर उसके परिवार का जो सबसे नया लड़का है, 16 साल का, 18 साल का, वो लड़का ट्रेन में फिर मजदूर बनकर जाता है। ये पीढ़ियों से बात चलती आ रही है, ये रुकना चाहिए। पलायन का दर्द सबसे बड़ा दर्द है, इसलिए जनसुराज ने इस मुद्दे को उठाया है। सिर्फ मुद्दे को उठाया नहीं है, इसका पूरा प्लान दिया है कि कैसे 1 साल में 50 लाख से ज्यादा बिहार से बाहर रहने वाले मजदूरों को वापस लाकर यहीं पर रोजगार दिया जा सकता है। कल भी अभी सिवान में 15 मिनट तक मैंने इसको समझाया है। एक लाइन में आपको बता दूं, जनसुराज का जो मॉडल है कि जिस दिन बिहार से पूंजी का पलायन रुकेगा उसके बाद बुद्धि का पलायन रुकेगा, बुद्धि का पलायन, पूंजी और बुद्धि का पलायन रुकेगा तो श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। बिहार से हर साल सिर्फ लाखों बच्चे मजदूर बनकर नहीं जा रहे हैं, करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया पूंजी का पलायन हो रहा है, जो बैंकों के जरिए हम लोग का पैसा दूसरे राज्यों में जा रहा है। उसको रोकने की जरूरत है। वो जब रुकेगा तो जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, स्किल वाले लोग हैं, उस पैसे का इस्तेमाल करके वो यहाँ पर रोजी रोजगार की नई नई व्यवस्था शुरू करेंगे और उससे यहाँ पर श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। 1 साल में, जनसुराज का वादा है, 1 साल में किसी भी व्यक्ति को मजबूरी में, अंडरलाइन कर रहे हैं, मजबूरी में, स्वेच्छा से जाना चाहते हैं जाइए, लेकिन मजबूरी में अपने बच्चों का पेट भरने के लिए हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10-12 हजार रुपए का रोजी रोजगार का अवसर बिहार में ही उनको करके दिया जाएगा। निरंजन जी से बहुत से लोग आपकी पार्टी छोड़ रहे हैं, काफी प्रोमिनेंट नेम्स जो है वो भी देखा कि उन्होंने दूरी बनाई। चलिए नाम बताइए। आपके जो यात्रा पर निकले थे, क्या नाम है? आनंद मिश्रा। किसने बोला है कि पार्टी छोड़ दी? ऐसी बातें चल रही हैं। भैया, चलने को तो आप कुछ भी चला सकते ऐसा हैं, अगर लोकल स्तर यहाँ पर भी- ठीक है। सर, लोकल स्तर पर भी नेता 2-4 नहीं, नाम बताइएगा तभी ना आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं जब सिवान में पदयात्रा करने आया था तो जितने लोग जनसुराज से जुड़े थे उससे ज्यादा लोग आज जुड़े हैं कि उससे कम लोग जुड़े हुए हैं, आप तय कर लीजिए। बाकी जब दल है 1 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं तो कुछ आएंगे कुछ जाएंगे। और हमने तो पदयात्रा के दौरान भी कहा
कि जैसे दही को मथ के मक्खन निकाला जाता है, उस तरीके से समाज को मथने की प्रक्रिया है। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे। जो लोग आए हैं वो भी तो किसी दल से आए थे। आपने कभी पूछा कि भाजपा से कितने लोग भाग के जनसुराज में आ गए? क्या आपने पूछा कि राजद के कितने लोग छोड़कर जनसुराज में आ गए? जदयू का तो नीचे का पूरा कैडर ही ज्वाइन कर लिया। उसका नेशनल प्रेसिडेंट है आरसीपी सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर नीचे तक सब जनसुराज लोग ज्वाइन कर लिया। तो वो आप सवाल नहीं कर रहे हैं। आप सवाल कर रहे हैं, एक मिनट, कि लोग जा रहे हैं। आनंद मिश्रा ने युवा अध्यक्ष के पद से उनको इस्तीफा दिया है, उनको मुक्त किया गया है। उसके जगह डॉक्टर प्रोफेसर शांतनु, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, उनको अध्यक्ष बनाया गया है। आनंद मिश्रा जी 10 दिन के लिए गुवाहाटी गए हैं। उन्होंने परमिशन लेकर ये वहां जाने की बात कही है। उनका कोई केस है जिसमें उनको अटेंड करना है। फिर वापस आएंगे तो उनको जो जिम्मेवारी दल में दी जाएगी वो आपको पता चलेगा। अब आप लोगों को रोज न्यूज चलाना है, आज फलाने आदमी यहाँ जाने वाले हैं, इनकी मुलाकात इनसे हुई। तो भैया मुलाकात करने के लिए सब स्वतंत्र हैं। और एक बार को मान भी लीजिए कि अगर वो चले भी जाएं तो क्या हो जाएगा? जनसुराज आनंद मिश्रा ने तो नहीं बनाया है। जनसुराज को प्रशांत किशोर ने अकेले नहीं बनाया है, 1 करोड़ लोगों ने मिलकर बनाया है। ये नीचे से बना हुआ दल है। कोई 4-5 लोग पटना में, दिल्ली में बैठकर इसका गठन नहीं किए हैं। आप ही के टीम के लोग सर, भाजपा के नेताओं के पास, हमने यहाँ पर एक नेता है, महिला है, उन्होंने खुलेआम पोस्ट भी किया कि आप लोग सब नेता के पास आपके कार्यकर्ता आपकी जो जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, आप पार्टी छोड़ दीजिए, जाते हैं। अरे ये तो डंके की चोट, इस बात की क्या जरूरत पड़ गई? बिल्कुल। अरे इसलिए कि आपको समझ नहीं है कि जब आप समाज में जाकर चर्निंग कर रहे हैं तो हमने बिहार के लोगों को ये वादा किया है कि हर वो व्यक्ति जिसको समाज या हम लोग की अपनी सूचना के अनुसार समाज जिनको सही मानता है, उनके पास हम जाएंगे, उनको निमंत्रण देंगे, उनको इज्जत देंगे, उनसे ये आग्रह करेंगे कि विकल्प के अभाव में आप कहीं दूसरे दल में थे, अगर आप चाहते हैं तो जनसुराज की ये विचार हैं, इसको देखिए, पहचानिए, ठीक लगे तो इसमें जुड़िए। हम लोग तो आमंत्रण देने जा रहे हैं, इसमें कोई गुनाह तो कर नहीं रहे हैं। आना नहीं आना उनकी मर्जी है। निरंजन जी, सर निरंजन जी बहुत देर से हाँ। एक एक करके बीजेपी नेता है आपके साथ जी भाई यादव जी आए थे पटना मिलने मेरे घर पे। आपने जो तस्वीर देखी तो आपने ये भी देखा होगा कि वो तस्वीर पटना की है, मेरे घर की है। पूर्व सांसद रहे हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। आप बताइए कि कोई पूर्व सांसद सिवान का हो या छपरा का हो या समाज का कोई भी व्यक्ति अगर समय मांगता है और मेरे पास समय है तो हम उससे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? कोई छुप के नहीं मिले। उन्होंने अपनी बात रखी, उसका फोटो आपके सामने है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दल में शामिल होंगे। दल में शामिल होने की एक प्रक्रिया है, खासकर जो कोट अनकोट बड़े चेहरे हैं। ये अब बगल में हमारे आफाक साहब बैठे हुए हैं, कुछ हमारे कोर कमेटी के मेंबर भी यहाँ बैठे हैं। कोई भी नेता जो ज्वाइन करना चाहता है, बड़ा नाम है या जिसकी पहले की राजनीतिक पृष्ठभूमि है, उसकी चर्चा महीने में एक बार होने वाली कोर कमेटी के बैठक में होती है और एक व्यापक सहमति बनाने का प्रयास किया जाता है कि इस नेता को लेना है कि नहीं लेना है। लेकिन वो चर्चा होने से पहले मैं मिलूं ना किसी से, अफाक साहब किसी से न मिले, डॉक्टर साहब किसी से न मिले, जिला अध्यक्ष हमारे यहीं तो भाजपा में खुद थे, यहाँ पर ये तो खुद ही भाजपा में 30 वर्ष से ज्यादा थे, तो ये रोज ही लोगों से मिल रहे हैं। और जब से आए हैं तब से भाजपा को सिवान में पूरा समेट दिया। तो भाई राजनीतिक सामाजिक जीवन का यही तो काम है। हम लोग कोई सीमेंट छड़ थोड़े ना बनाते हैं। लोगों से मिलना, अपने विचार के बारे में बताना और अगर उनकी सोच और हम लोग के विचार में अलाइनमेंट हो तो साथ में चलने की प्रक्रिया बनाना, यही तो दलगत काम, तो राजनीतिक काम तो यही है। निरंजन जी का सवाल ले लेते हैं। निरंजन जी से हाथ उठा रहे हैं कि नौकरी पाने के लिए जी क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, लेकिन बिहार में अमूमन ये देखा जा रहा है कि पॉलिटिशियन बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। जनसुराज आखिर इसके लिए क्या करें? देखिए, बिहार में क्वालिफिकेशन नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये संविधान में ही ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। संविधान में ये व्यवस्था है कि नौकरी के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन संविधान में जनप्रतिनिधियों के लिए इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए नहीं की गई है कि संविधान बनाने वालों ने ये निर्णय
जनता को, जो मालिक है, उसके हाथ में छोड़ दिया है कि आपकी समझ है, अगर आपकी समझ से बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आपका अगुवा हो सकता है तो आप उसको भी वोट देकर अपना मालिक मुखिया बना सकते हैं। तो हम लोग की समझ संविधान बनाने वालों से ज़्यादा तो नहीं है। आपका हमारा विचार हो सकता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन जनसुराज संविधान का सम्मान करने वाला दल है और जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं हम लोग उसको मानने वाले लोग हैं। और अभी तक संविधान में यही व्यवस्था है कि लोग जनप्रतिनिधियों के लिए कोई मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन अगर आप दलगत स्थिति देखेंगे तो जनसुराज के मंच पर बैठने वाले किसी को देख लीजिए। हमारे बगल में बैठे हुए हैं राहुल कीर्ति सिंह, इनकी क्वालिफिकेशन पर तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। हमारे बगल में बैठे हुए डॉक्टर साहब, बिहार यहाँ सिवान का हमको लगता है सबसे पढ़े लिखे समझदार सर्जन डॉक्टर्स में इनका नाम है। हमारे बगल में एमएलसी बैठे हुए, खुद शिक्षक हैं, स्कूल चलाते हैं। बगल में ये भाजपा के जो साथी हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, ये मुन्ना जी। कोई इसमें आपको अनपढ़ गंवार, बालू माफिया, शराब माफिया नहीं दिखेगा। तो संविधान की व्यवस्था का सम्मान करते हुए हम लोग की कोशिश है कि समाज में जो अच्छा है उसी को जगह यहाँ पर दी जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका क्वालिफिकेशन न हो वो इसमें नहीं जुड़ सकता है। मैं आपको एक अपने साथी का उदाहरण देता हूँ। एक शंकर जी हैं जो जहानाबाद के हैं, वो वहाँ के सबसे बड़े शिक्षाविद हैं, करीब 50 से ज़्यादा स्कूल और कॉलेज चलाते हैं। वो खुद 5वीं पास हैं। उन्होंने आकर रिक्वेस्ट किया कि नहीं भैया हम जनसुराज में रहेंगे। अगर अच्छे व्यक्ति, महत्व इस बात का है कि शिक्षा का सम्मान है उनके मन में, उसकी महत्ता को वो समझते हैं। क्योंकि अभी तुरंत आप पूछिएगा कि अगर आप ये कह रहे हैं तो तेजस्वी के 9th क्लास पर क्यों बात करते हैं। बात इसलिए नहीं करते हैं कि तेजस्वी 9th फेल है कि 10th फेल है। बात इसलिए करते हैं कि जिसके माँ बाप मुख्यमंत्री रहे हों, जो डीपीएस आरके पुरम में जो पढ़ रहा है, वो व्यक्ति अगर 9th पास नहीं किया तो ये चिंता की बात है। क्योंकि इसका मतलब है कि शिक्षा के प्रति उस व्यक्ति की नजरिया क्या है। मान लीजिए कि कहते हैं कि हम उसके बाद क्रिकेट खेलते थे, चलिए क्रिकेट का भी बात मान लिया, कोई बहुत बड़े क्रिकेटर नहीं थे, लेकिन अगर उनकी बात मान भी लीजिए तो क्रिकेट छोड़े हुए भी 15 साल हो गया, उसके बाद आप आकर पढ़ाई कर लेते। हम लोग गांव देहात में देखते हैं, महिलाएं मिलती हैं, कहती हैं कि भैया हम ग्रेजुएट हैं। हम पूछते हैं कहाँ पढ़े, बाबूजी के यहाँ तो पढ़ने का सुविधा नहीं था, लेकिन जब शादी हो गई तो हमारे पति ने हमको पढ़ाया, हम चाहते थे कि अपने जीवन में हम ग्रेजुएट हो जाएं। ये दिखाता है कि उस महिला के मन में शिक्षा के प्रति क्या भावना है। तो तेजस्वी के 9th फेल होने की बात मैं इसलिए कहता हूं कि बिहार के लोग ये समझें कि इन लोगों के मन में शिक्षा के प्रति सोच क्या है। बात 9th फेल और पास होने की नहीं है। कामराज जी से बड़ा कोई मुख्यमंत्री तमिलनाडु में हुआ नहीं, वो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे। तो फॉर्मल एजुकेशन जिसका नहीं है वो भी बहुत समझदार हो सकता है। लेकिन कामराज ने मिड डे मील स्कूल शुरू किया, कामराज जी ने प्री एजुकेशन के लिए आंगनवाड़ी केंद्र शुरू किया इस देश में सबसे पहले, क्योंकि वो जानते थे कि मैं नहीं पढ़ पाया लेकिन शिक्षा का महत्व बहुत है। इसलिए इस बात को मैं बार बार कहता हूँ। ये सवाल इनका ले लेते हैं, दीपक जी गए थे, फिर एक आपका ले लेते हैं। भाई ये तो दिन भर चलता रहेगा। चलिए, राज्य में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होने से शिक्षक समेत अनेक बहालियों में उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के युवाओं को रोजगार मिल रहा है, जबकि बिहार के लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो क्या डोमिसाइल नीति लागू होने पर आपका क्या? बिल्कुल, डोमिसाइल नीति जो बिहार में है वो गलत है। मैं जब अनशन पर बैठा था तो एक मुद्दे में बिहार बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे के साथ साथ डोमिसाइल का मुद्दा भी उसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, क्योंकि यहाँ बिहार के बच्चे बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं और जो भी 10-20 हज़ार यहाँ नौकरी है उसमें आधे से ज़्यादा दूसरे राज्यों के लड़कों को नौकरी मिल रही है। ये डोमिसाइल नीति गलत इसलिए है कि हम लोग के मुखिया नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है, एक भूत है, वो सवार है। उनको लगता है कि दूसरे राज्यों के लोगों को बिहार में नौकरी मिलेगी तो दूसरे राज्य में नीतीश कुमार का प्रचार प्रसार होगा। इसलिए जनसुराज की जब व्यवस्था बनेगी तो इसको तुरंत बदला जाएगा और कम से कम 75% नौकरियों को सिर्फ और सिर्फ बिहार के पढ़े लिखे बच्चों के लिए रिजर्व किया जाएगा। ये इस पर बिल्कुल स्पष्ट है। सर, महिलाओं को तो आप आर्थिक रूप से स्वावलंबी कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं को राजनीतिक रूप से कैसे स्ट्रॉन्ग कीजिएगा? भाई, महिलाओं को सबसे ज्यादा अभी चिंता है, आप किसी भी महिला से जाके बात कीजिए, महिला ये कहती है
कि भैया हम लोग को कुछ ऐसा कीजिए कि हम लोग को रोजी रोजगार हो जाए, बाल बच्चों को खाने पीने पढ़ाने की सुविधा हो जाए। इसलिए जन स्वराज ने घोषणा की है कि जब ये जन स्वराज की सरकार बनेगी तो हर वो महिला जो कुछ अपने लिए रोजी रोजगार करना चाहती है उसको ब्याज के तौर पर सिर्फ 4% ही देना पड़ेगा। 4 रुपए सैकड़े ही ब्याज पर उसको लोन मिलेगा, ताकि घर घर महिलाएं कुछ न कुछ रोजी रोजगार कर सके। बाकी का ब्याज का पैसा सरकार की ओर से भरा जाएगा। इससे हम लोग को लगता है कि महिलाएं स्वावलंबी होंगी। राजनीतिक तौर पर जन स्वराज एकमात्र ऐसा दल है जिसने कहा है कि हर लोकसभा क्षेत्र में कम से कम एक काबिल महिला चुनाव जरूर लड़ेगी। मतलब बिहार के इतिहास में पहली बार किसी दल से 40 महिलाएं विधायक बनने के रेस में शामिल होंगी। वो टिकट उनको मिलेगा और वो विधायक का चुनाव लड़ेंगी। बिहार में अब अंतिम सवाल है। बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों का आपके साथियों का ही आदर कर लीजिए। 2 सवाल है। 2 नहीं, एक कर एक ले। सवाल पूछ लीजिए, एक कीजिए, एक पूछ लीजिए। प्रधानमंत्री ने कल रात में ये घोषणा किया कि चाइनीज सामानों का बहिष्कार किया जाए। छोटे दुकानदार जहाँ सारा मोबाइल, आपका भी मोबाइल, हमारा मोबाइल, सब कुछ चाइनीज से बटा हुआ है। आखिर ये मोबाइल आता कैसे है? ये तो सरकार की सहमति से आता है। तो क्या सरकार फिर एक बार बीजेपी की जो सरकार है या फिर देशवासियों को बरगला रही है? देखिए, इस तरह के जो बयान आते हैं पहली बार नहीं आए। प्रधानमंत्री के स्तर से आया है तो शायद पहली बार होगा, लेकिन पहले भी आपने इस तरह की शगुफाबाजी देखी है कि चाइनीज सामान का बहिष्कार करो, पाकिस्तान के सामान का बहिष्कार करो। बिल्कुल, अगर देश का सामान उपलब्ध है, देश में बेहतर सामान उपलब्ध है, तो हम लोग चाइनीज सामान क्यों इस्तेमाल करेंगे? 2 रुपया अगर महंगा भी होगा तो भारत में बने हुए सामान का ही इस्तेमाल होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना बताया जाता है। मान लीजिए कि आपका फोन है, इस पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर जितने चिप्स हैं, इसके अंदर जो भी टेक्नोलॉजी है वो ताइवान में बना है या ताइवान से जुड़े चाइना में बना है, उसको कैसे उठाकर फेंकिएगा? तो बिहार आत्मनिर्भर बने, मोदी जी का मेड इन इंडिया प्रोग्राम सक्सेसफुल हो, हर चीज यहीं बनने लगे ताकि हम लोग को दूसरे जगह चीज ना इस्तेमाल करना